बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। अब से थोड़ी देर पहले जॉइंट ऑपोजिशन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने तमाम लोगों को इकट्ठा किया। ख्वाजा आसिफ साहब भी वहाँ पर मौजूद थे और उसमें ये फैसला किया गया कि जो पीर को सोमवार को बजट पास होना है उसकी भरपूर मुखालफत की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत का हर महाज पर मुकाबला करेंगे और PMLN की खसूसी तौर पे ख्वाजा आसिफ साहब ने, क्योंकि कल भी ये बात की थी और परसों हमारे शो में राना तनवीर साहब जो सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, उन्होंने भी ये डिमांड की कि इमरान खान साहब खुद स्टेप डाउन कर जाएं, प्राइम मिनिस्टर अपनी जगह किसी और को वो ले आएँ, अपनी ही पार्टी से ले आएँ, तो फिर हमें कोई मसला नहीं है। 5 साल बेशक उनकी जो मुद्दत है वो पूरी करें। सो अब इसके पीछे क्या कहानी है कि ये यकदम ये मुतालबा जो सामने आ गया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान की जगह कोई और हों, उन्हीं की पार्टी के हों, तो मामला जो हैं शायद काबिल कबूल हो जाएंगे अपोजिशन के लिए और ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए। अब APC बुलाने की भी बात की जा रही है और ये कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब जैसे ही उनकी सेहत बहाल होगी तो APC भी कॉल कर ली जाएगी। और ये जो डिमांड्स हैं, ये जो नया सिलसिला डिमांड्स का है, ये पाकिस्तान की सियासत में और ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उनकी हुकूमत के लिए क्या कोई नया ख़तरा खड़ा करने जा रहा है? क्योंकि जो पेट्रोलियम की प्राइसेस जिस अंदाज़ में बढ़ाई गई, पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये इजाफा किया गया, हुकूमत यकीनी तौर पर दबाव में आई। जिस अंदाज़ में कल पूरा दिन हुकूमती वज़रा की जानिब से वजाहतें दी जाती रहीं। आज भी ये जो जॉइंट अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसके बाद हमने देखा कि 3 वफाकी वज़रा जो हैं उन्होंने इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जवाबात दिए। और प्राइम मिनिस्टर साहब आज जो इशाइया दे रहे हैं अपने MNAs के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने MNAs जो हैं वो उनके खिलाफ बात करते, लीडरशिप के खिलाफ बात करते नजर आ रहे हैं। कहीं पर कोई कहता है कि उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, कहीं पर कोई कहता है कि ये जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा है ये वो पॉलिसी नहीं है जिसके लिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आए थे, या कहीं पर कोई और फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से भी चर्चे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो जहांगीर तरीन के साथ राब्ते में हैं और गालिबन मामलात उस जानिब जा सकते हैं। इनमें कितनी सदाकत है? आज का जो इशाइया है उसमें जो एलाइड पार्टीज़ हैं हुकूमत की, अगर अख्तर मेंगल साहब की बात करें, BNP, उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि अब हम हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा नहीं हैं तो इशाइये में शिरकत नहीं करेंगे। जमहूरी वतन पार्टी शाहजैन बुगटी साहब, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के मसाइल आज हल कर दें तो हम इशाइये में आ जाते हैं, लेकिन इस तरीके से डिनर में शामिल होने का कोई फ़ायदा नहीं है। और तो और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, जिन्होंने कल तक ये इरादा किया था इस अज़्म का कि हम मिलकर चलेंगे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब और उस्मान बुज़दार साहब जिनकी मुलाकात हुई और उसके बाद ये खबरें बाहर आईं, आज उन्होंने भी कहा कि हम इस इशाइये में शिरकत नहीं कर सकते हैं। जो भी उनकी मजबूरियाँ हैं या जो भी उनकी तरफ से इसकी रीज़निंग सामने आई है, लेकिन ये मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए किस जानिब जा रहे हैं? क्या वाकई हुकूमत दबाव में है? क्या वाकई इमरान खान साहब जिस माफिया का जिक्र करते हैं उन्हीं की गिरफ्त में आ चुके हैं? क्या इमरान खान साहब के हाथ से चीज़ें बाहर जा चुकी हैं? आज इन तमाम चीज़ों पर भरपूर तज्जिया होगा प्रोग्राम में। आई एम जॉइंड बाय अ डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ सीनियर एनालिस्ट विद मी टुडे। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वसीम बादामी साहब मौजूद हैं और मजहर अब्बास साहब मौजूद हैं। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब, सबसे पहले तो सर ये जो हुकूमती इत्तेहाद है इसकी ज़रा बात कर लेते हैं। उनके अपने MNAs, उनकी अपनी सफ़ों से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज़ की भरपूर इस वक्त मुखालफत कर रहे हैं। डिनर इस वक्त दिया जा रहा है उनके एजाज़ में। ये जो इशाइया है और इस किस्म के जो मामलात हैं, ये जो आज कल में मुलाकातें हो रही हैं वज़ीर आज़म साहब से, ये परसों का जो बजट है, कल जो बजट है उसके लिए हो रहा है या फिर कोई और वजह है? ये मामलात वज़ीर आज़म साहब देख रहे हैं कि उनके हाथ से निकल रहे हैं? बहुत शुक्रिया सादिया आपका, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया और मेरे साथी जो बहुत सीनियर लोग हैं, और उम्मीद है कि हम कुछ गुफ्तगू ऐसी कर पाएंगे जो शायद इस वक्त की जानी चाहिए। आपका सवाल जो है उसके ऊपर मैं आता हूँ। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत को मल्टीपल चैलेंजेस का इस वक्त सामना है। उनके एलाइज़ की बात तो आपने कर दी है, लेकिन पार्टी के अंदर जो तोड़ फोड़ है, जिस किस्म की शिकस्त और रेख के शिकार है ये पार्टी,
चाहे वो जहांगीर तरीन साहब हैं, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, चाहे बेपन्ना, जैसे पंजाब के अंदर 5 पावर बेसिस हैं, पहले दिन से हैं, आज भी हैं। बिल्कुल। और उनकी वजह है उस पावर इतनी डिवीजन की कि पंजाब में ज़ीरो काम नहीं होके दिया है। आप इसे किसी एंगल से परख लें, किसी एंगल से सवाल कर लें। खुद पीटीआई के अपने लोग जो हैं वो इतने क्रिटिकल हैं अब अपनी अपनी हुकूमतों के, चाहे वो पंजाब में है चाहे फेडरेशन में है। तो एक तो ये चैलेंज है, ऊपर से एलाइज। आप ज़रा गौर कीजिए कि ये हुकूमत 12 मांगे के वोटों पर कायम है। बिल्कुल रियलिस्टिकली आप इसका एनालिसिस कर लें। पंजाब नेशनल असेंबली में जो इनकी अक्सरियत है वो 12 वही वोट हैं जो आके एलाइज ने पूरे किए हैं। और उन 4 टोटल एलाइज हैं, उनमें से अगर 3 शरीक नहीं हो रहे हैं तो इमरान खान साहब की नींदें खराब होनी चाहिए। ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है और ये खौफनाक सूरत हाल खुद से तश्कील नहीं पाई है। बिल्कुल। देखिए, मैं तो बहुत जिम्मेदारी से और बहुत वाज़ेह तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि इमरान साहब की ये हुकूमत जिस तरह बनी, उसके बाद चेयरमैन सेनेट जिस तरह इलेक्ट हुआ, इसके अंदर से एस्टेब्लिशमेंट का रोल आप निकाल नहीं सकते, वरना दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं होनी थी। फिर यही चीज़ रिपीट हुई पंजाब में। अगर परवेज़ इलाही साहब इनके साथ शामिल नहीं होते तो पंजाब में इनकी हुकूमत नहीं बनती थी। अब 3 एलाइज नाराज है, हर एक की अपनी अपनी रिजर्वेशन है और नाराजगी इस हद तक है कि बजट पास करने के लिए जो डिनर इमरान खान साहब ने तश्कील दिया या इशाइया जो है उसका इंतजाम किया, उसमें तीनों गायब हैं और बाकायदा उसका जवाब पेश किया गया कि हम इसलिए नहीं आ रहे। तो मैं समझता हूं चूंकि एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है, ना ही तो वो पीपल्स पार्टी को सौंपना चाहती है पाकिस्तान, ना ही वो PMLN को देगी, लिहाजा वो जो एक पुरानी गुफ्तगू हुआ करती थी नेशनल गवर्नमेंट या -1 फार्मूला, उनमें से कुछ होने जा रहा है अगले चंद हफ्तों में। मैं महीनों की बात नहीं कर रहा हूं। और नाकामियों का हाल अगर यही रहा -1 या नेशनल गवर्नमेंट में से आप कह रहे हैं कुछ होने जा रहा है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मैंने तो पहले शुरू में कह दिया कि एस्टैब्लिशमेंट जो इनको लेके आई थी उनके पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। तो इसका मतलब ये -1 वाली जो चीज है, ये जो इस वक्त ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर साहब भी बरमला ये मुतालबा रखते नजर आ रहे हैं, ये इसी वजह से है। वो -1 वो कहते हैं PTI जो है वो भले 5 साल मुकम्मल करे लेकिन वजीर आजम इमरान खान की जगह ना कोई और शख्स नॉमिनेट कर देंगे। एक जुमला कहने की इजाजत दीजिए इससे पहले कि आप आगे बढ़े। देखिए, कल तक ये बात नहीं थी, परसों तक ये बात नहीं थी। ये अचानक जो मज़ामी ख्याल में आते हैं ना, ये आपको भी पता है कहाँ से आते हैं, मुझे भी पता है और मुझे उम्मीद है कि मेरे साथियों को भी पता है। ये जो अब माइनस इमरान खान की बात पहली दफा कर रही है अपोजिशन। मजहर अब्बास साहब, आपका इस पे तजिया, एक तो ये बता दें कि इस वक्त हुकूमत के लिए, खुसूसी तौर पे इमरान खान साहब के लिए हालात कितने संगीन हैं, और अगर हैं तो क्या इमरान खान साहब हालात की संगीनी को इस वक्त भांप चुके हैं? ये जो मुलाकातों का सिलसिला है, क्या चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी? और ये जो -1 की डिमांड आ रही है PMLN की तरफ से, ये किस बात का इशारा है? शुक्रिया सादिया। देखिए, पहले तो इमरान खान साहब का सबसे बड़ा चैलेंज मेरी नुक्ता नज़र से इमरान खान खुद हैं। इमरान खान को खुद अपने आप को रिविज़िट करना चाहिए, अपनी सियासत को रिविज़िट करना चाहिए, अपने तरीक़ा इंतखाब को रिविज़िट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी अहम बात ये कि देखिए मैं आपको फैक्ट्स की बुनियाद पर ये बता रहा हूँ कि आज PML क्यों नहीं डिनर में जा रही। PML ने चंद दिन पहले जो अपने इत्तेहादियों के साथ आज के डिनर को फिक्स किया था, और जब कल प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये बात आई कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिनर दे रहे हैं, तो बहुत से उनके एक इत्तेहादी से आज भी मेरी बात हुई, तो वो बड़े परेशान थे। उन्होंने कहा, यार मुझे बताओ मैं किस तरफ जाऊँ। तो मैंने कहा कि आप खाना इधर खा लें, सलाद उधर खा लीजिएगा। वो उन्होंने एग्जैक्टली वो यही कह रहे थे कि मैं कोशिश यही करूँगा कि कुछ मिनट इधर गुजार लूँ और फिर जो है वो PM हाउस चला जाऊँ। मुझे PML कोई बहुत बड़ी चैलेंज प्राइम मिनिस्टर को देती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि मैं समझता हूँ कि PML सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रही है इस सिचुएशन को।
और उस्मान बुज़दार मुसलसल उनके साथ बिल्कुल इस तरीके से मुलाकात कर रहे हैं जैसे परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर हों और उस्मान बुज़दार PMLQ के लीडर हों। ये बिल्कुल इस तरह की सूरत हाल जो है सामने आ रही है। देखिए, चैलेंजेस हैं इमरान खान साहब के पास, लेकिन मैं PMLN की इस डिमांड को जो है वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता कि जी, अव्वल तो ये कि ये डिमांड अपोजिशन की तरफ से क्यों आए कि जी PTI जो है वो किसी और को लीडर ऑफ दी वो कर ले। अगर PTI की तरफ से ये डिमांड आए कि शहबाज शरीफ को हटा के PTI का चेयरमैन किसी और को कर दिया जाए, बिलावल भुट्टो को हटा के पीपल्स पार्टी का चेयरमैन किसी और को कर दिया जाए, तो फिर कैसा लगेगा, या मुराद अली शाह को हटा के। देखिए, तरीका यही है कि अगर इमरान खान अपोजिशन को पसंद नहीं है तो असेंबली मौजूद है, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएँ इमरान खान साहब के खिलाफ, तो PTI को नेचुरली एज ए मेजॉरिटी पार्टी किसी और को PTI शायद डोमिनेट कर दे, वरना शायद इमरान खान नए इलेक्शन की तरफ चले जाएं अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए। बजट, देखिए, बजट का प्रॉब्लम ये होता है कि बजट एक रियासती मसला होता है। बजट अगर 30 जून को पास ना हो तो वो गवर्नमेंट क्रिपल्ड हो जाती है। तो मुझे ये तो नहीं लगता कि बजट पास नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से बजट सेशन हुआ है उसमें कोई बहुत बड़ी कॉन्फ्रंट्रेशन नज़र नहीं आती मुझे। सेनेट में अपोजिशन की मेजॉरिटी है, लेकिन उनको बहुत बड़ा धचका लगा था चेयरमैन सेनेट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। तो क्या इस पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये जो आपने की वसीम बादामी साहब, ये ठीक है। वसीम, ये बताइएगा, जिस तरीके से अभी मजहर अब्बास साहब ने कहा कि बजट जो है वो ऑब्वियसली पास हो जाएगा या हो जाता है, अभी अपोजिशन जिस तरीके से कह रही है कि हम बजट को मुस्तरद करते हैं और इसके खिलाफ ज़ाहिर है वोटिंग होगी, इसको पास नहीं कराया जाएगा। उधर से अगर नंबर गेम की बात करें वो भी हुकूमत के हाथ में नहीं है, इत्तेहादी जमातें जो हैं वो नाराज़ हैं। तो बजट पास करने के लिए आपको लगता है कोई मुश्किल है या नहीं? ये माजी में भी जो हमने देखा चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के अंदर, या फिर वो वोटिंग हो गई जो नेशनल असेंबली में बड़ी जो अहम तरमीम आई थी, तो उसके लिए भी अपोजिशन जमातें जो हैं वो चंद ही घंटों के अंदर तैयार हो जाती हैं। सो ये बजट भी उसी तरीके की चीज़ होगी, अपोजिशन जो मर्जी कह ले पास करा देंगे ये। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया ज़ाहिर, दोनों मेरे बहुत ही सीनियर तरीन साथी तशरीफ फरमाए। इसमें तो मुझे सादिया, मेरी अपनी ओपिनियन में तो मुझे इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये हल्की फुल्की मौसीकी लगी रहे, बजट के हवाले से रिवायती बयानात आते रहे, सारा कुछ। मेरे ख्याल में से तो बजट पे जो रिवायती शोर शराबा होता है, आप याद कीजिए माजी के बजट, ज़ाहिर है आपकी नज़र में सारा कुछ, तो इस दफ़ा तो उतनी मौसीकी भी नहीं लगी, हल्का फुल्का राग ही लगा है। तो बजट के मंजूर होने में तो मेरे ख्याल से हुकूमत को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, बज़ाहिर में जितना भी शोर मचता हुआ नजर आए। नंबर 2, मैं ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब, जहाँ से हम बात शुरू की, जनाब खतरा है या नहीं, इमरान खान साहब के लिए इस लिहाज से तो सूरत हाल मेरे ख्याल में बहुत खतरनाक और शदीद परेशान कुन है कि वो सोचें कि कहाँ से सफर शुरू किया था। अभी 2 साल पहले क्या तवक्कुआत थी, फिर उसके बाद जब 3 महीने में तब भी लोगों ने कहा कि नहीं अभी तो शुरू है, फिर 6 महीने में तब भी लोगों ने कहा कि नहीं ठीक है कर लेगा खान, फिर 1 साल बाद लोगों ने कहा नहीं पिछलों ने भी बहुत बड़ा गलत किया था, और आज 2 साल बाद ये मामला कहाँ आ गया है कि हर कोई उनकी गवर्नेंस के हवाले से तनकीद करा। इस लिहाज से तो बहुत परेशान को नहीं सूरत हाल, लेकिन मेरे ख्याल से इमरान खान साहब के लिए इस लिहाज से सूरत हाल कतई परेशान कुन नहीं है कि जनाब काफ नाराज हो गई है, MQM जरा नखरे दिखा रही है, मिंगल साहब जरा मुंह मोड़ के चले गए हैं, तो उनकी हुकूमत की बका को खतरा हो जाए। यानी कि आई विल बी वेरी वेरी सरप्राइज अगर वो सिनेरियो हो जाए जो उस्ताद मोहतरम सलीम बुखारी साहब ने फरमाया है कि अगले कुछ हफ्तों में नेशनल गवर्नमेंट तक बात चली जाए। मेरे ख्याल में मुझे बहुत हैरत होगी अगर ऐसा कुछ भी हो जाए, मुझे उस सूरत में बहुत हैरत होगी अगर ऐसा कुछ हो जाए जो, तो ये -1 जो मजहर अब्बास साहब भी कह रहे थे कि ये नामुमकिनात में से है, तो फिर ये मुतालबा कैसे सामने आ गया कि जी आप इमरान खान साहब जो हैं वो हटा दें, वजीर आजम कोई और ले आए, हमें कोई मसला नहीं है, फिर 5 साल चलाते रहें। मेरी भी बिल्कुल यही रहा है कि नामुमकिनात में से। याद है हमें कि इमरान खान साहब ने कंटेनर से इस तरह की आवाज लगाई थी, मैंने खुद इंटरव्यू किया था कंटेनर में जाके उनका, तो उन्होंने कहा था हाँ नवाज शरीफ चला जाए तो फिर बाकी चीजों बात हो सकती है। अपोजिशन ने भी आवाज लगाई है। मुझे नियर फ्यूचर में ऐसी कोई सूरत हाल भी नामुमकिन लगती है कि जब PTI हो, हुकूमत में हो, इमरान खान साहब हयात हो, अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे, और वो वजीर आजम ना हो, अब कोई लंबा चौड़ा चक्कर चल जाए नवाज शरीफ साहब की तरह, वो भी नियर फ्यूचर में तो नजर नहीं आता। अपोजिशन ने आवाज क्यों लगाई है, खुद अपोजिशन के दोस्त भी बताते हैं कि हमें मालूम है कि जब हम ये कहते हैं ना कि यार इमरान खान को हटा दो बाकी PTI रहे, कोई मसला नहीं,
तो हमें पता है कि दरअसल हम पीटीआई पर ही वार कर रहे होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये सारी पार्टियां शख्सियात की बुनियाद पर खड़ी हैं। तो आप बजाय बेशक ये कहें कि यार इस आदमी को हटा दो, बाकी पार्टी से कोई एतराज नहीं। जब आदमी हटेगा पार्टी का वैसे ही बड़ा गर्व हो जाएगा और पीटीआई का तो बहुत ही हो जाएगा। अच्छा, ये मुतालबा कहीं इस वजह से तो नहीं आया कि अभी जो गुज़श्ता मंगल को काबीना की मीटिंग हुई, जिसमें से ऑब्वियसली उसकी बाज़गश्त भी सुनाई दी, कहीं ये लगता है किसी को कि जनाब कुछ मेंबरान हो सकते हैं जो कोई साजिश कर रहे हों वज़ीर आज़म बनने के लिए? क्या इसी बुनियाद पे ये मुतालबा आगे तो नहीं बढ़ा? हाँ देखिए, मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन के लोग भी इतने भोले भाले हैं कि उनको वाकई ये लगता हो कि काबीना की सफ़ों में अगर कोई ये साजिश कर भी रहा है। वैसे मेरा ख्याल है ख्वाहिश होना अलग बात है, साजिश होना अलग बात है। तो अगर अपोजिशन को लगता भी हो कोई साजिश कर रहा हो, तो अपोजिशन इतनी भोली नहीं है कि उनको लगे कि वाकई अगर हम भी इस चीज को जरा सपोर्ट कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। मुझे लगता है उन्हें भी पता है कि ये काम नहीं होने वाला है कि जनाब इमरान खान साहब की पीटीआई की हुकूमत और खान साहब वजीर आजम ना हो पाकिस्तान में। सही, ख्वाहिश अलग बात है, अलग बात है, और अपोजिशन इतनी भोली नहीं है कि ये समझ ले कि अपोजिशन के जो मुतालबा है वो पूरा हो जाएगा, या काबीना के कोई मेंबरान जो हैं वो इस साजिश में अगर हो रही है तो वो कामयाब हो पाएंगे। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। कहते हैं कि सियासत में जो टाइमिंग है वो भी बड़ी अहम होती है। अब सलीम बुखारी साहब, ये भी कि बजट अगर कल आना है, पेश होना है, उस पर वोटिंग होने जा रही है, तो ऐसे में 2 दिन पहले बजट की मंजूरी से ये पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बढ़ा देना क्या दानिशमंदी का फैसला था? उनके एडवाइज़र्स कौन है? अब ये जो पेट्रोल का बहरान आया, इसमें जिन 4 बड़ी ऑयल कंपनीज़ को इस बहरान की वजह से हाल ही में 1 करोड़ रुपए जुर्माना किया गया था, उन्हीं को ये कीमतें बढ़ाकर जो 25 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया, उन्हीं कंपनीज को 300 अरब का फ़ायदा पहुंचा दिया गया। तो ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए वही माफिया, वही लोग नागुज़ीर कैसे हो गए? क्या वाकई वज़ीर आज़म इमरान खान भी उन्हीं लोगों के नरगे में आ चुके हैं जो माजी की हुकूमतों के लिए हम कहा करते थे? देखिए, गुजारिश ये है कि एक तो मेरा ये हमेशा से मानना रहा है कि माफियाज हमेशा हुकूमतों में बनते हैं। बाहर बैठ के बनाया हुआ माफिया जो है वो हुकूमत की पॉलिसीज़ पर, उसके फैसलों पर असरअंदाज नहीं हो सकता। लिहाजा जो भी हुकूमत रही हो, चाहे नवाज शरीफ की थी, चाहे बेनज़ीर भुट्टो की थी, चाहे भुट्टो साहब की थी, चाहे अयूब खान की थी, माफियाज हमेशा हुकूमतों के बीच होते हैं। मगर अब हम जो देख रहे हैं वो ये है कि पिछली हुकूमतों में शायद 1 या 2 माफियाज होते होंगे, मगर यहाँ तो लातादाद माफियाज हैं। आप चीनी के बुरान से शुरू हो जाएं, आटे के बुरान तक आ जाएं, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का बुरान जो है, उसके बाद पेट्रोल का बुरान जो है, नेम देम एंड यू विल फाइंड माफियाज। एंड वेयर आर दोज पीपल? ऑल सिटिंग इन द गवर्नमेंट। और हैरान कुन बात यह है, मैंने ये तारीख में कभी नहीं देखा कि जिन 4 मिनिस्टर्स और मशीरों के नाम हो किसी रिपोर्ट में, स्पेसिफिक बाकायदा एलिगेशन नहीं, चार्जशीट, वो रिपोर्ट खुद वही मुदरा बैठ के रिव्यू कर रहे हो कैबिनेट की मीटिंग में। ये हमने तो तारीख में नहीं सुना। अगर कहीं होता होगा तो मुझे ज़रूर बताइए। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो मैं पहले कह रहा था कि चैलेंजेस इमरान खान के लिए सिर्फ बजट पास कराना नहीं है, चैलेंजेस तो बहुत से हैं। गवर्नेंस करीब से नहीं गुजरी पीटीआई के, कर ले डिबेट जिसका दिल चाहता है मेरे साथ बैठ के। मईशत जिसके बारे में वो इकोनॉमिक एरिस्टोटल असद उमर साहब चुटकियां बजा के टॉक शोज में कहते थे 2 हफ्तों में हम इसको ट्रैक पे डाल देंगे और 2 महीनों में मईशत ठीक हो जाएगी। वेयर आर दे? अच्छा, अब आ जाइए जनाब, फॉरेन पॉलिसी। एक ये भी बहुत बड़ा स्तून होता है पाकिस्तान। वी आर पैथेटिक। अब 2 वजह जल्दी मैं बता देता हूं। व्हाट इज आवर कश्मीर पॉलिसी? कश्मीर में पिछले दिनों एक डिबेट हो रही थी टॉक शोज में, तो उसने कहा कि जी ये भारत मेंबर तो सिक्योरिटी काउंसिल का पहले भी बन गया था कई दफ़ा, 4-5 दफ़ा, हम भी बने 4-5 दफ़ा, तो अब कौन सी क़यामत आ गई अगर बन गया है? तो मैं कहता हूँ ये शर्मनाक मौक़िफ़ है, क्योंकि पहले जब वो बनते थे तो ना आर्टिकल 370 रिवोक हुआ था, ना आर्टिकल 15A रिवोक हुआ था, ना 1.5 साल से कश्मीरी कौम कैद थी। हाउ कैन यू इक्वेट द 2 सिचुएशंस?
सही। Foreign policy, zero. Where is that Trump who was willing to coordinate, be an arbitrator और सांसी की ऑफर की थी उन्होंने? Where has that gone? मौक़िफ़ क्या है? मौक़िफ़ ये है, तमाम दुनिया का जितनी भी हमने शाह महमूद कुरैशी साहब से गुफ्तगू सुनी वो ये कि अगर भारत मान जाए तो हम सांसी के लिए तैयार हैं। भाई भारत ने तो आज तक कभी नहीं माना, उसका तो प्रेमिस ये है कि ये हमारा अटूट अंग है, इसके ऊपर बातचीत हो ही नहीं सकती इंटरनेशनल फोरम पे, ये तो बायलैटरल है, हम आपस में तय करेंगे। तो कौन सी सपोर्ट की बात करते हैं वो, एक आ जाइए। उसके बाद हमें बताया गया जनाब कि हमने तो दुनिया में मार्के मार दिए हैं, दुनिया में से इतना लोन मिल गया। अरे उस लोन को जिसको आप कर्ज करते रहे कंटेनर पे खड़े होके कि भीख मांगना, लोन लेना जो है शर्मनाक है, हम खुदकुशी कर लेंगे, वो सब कुछ आप करके बैठे हुए हैं, तो बेहतरी कहाँ से आएगी? तो ये सारी चीजें मिलके ही उन माफियाज को सपोर्ट करती हैं। बेपना माफिया बढ़ गया बल्कि कर्जे वर्जे, लेकिन मैं इसको ठीक है। यानी आप कह रहे हैं गवर्नेंस जो है बेसिक वो है, बेसिक फाइट जो करनी है वो आपने उस बैड गवर्नेंस से करनी है जो इस वक्त आप को नजर आ रही है, हर शोबे में नजर आ रही है। अच्छा, मूविंग ऑन, मैं मजहर अब्बास साहब आपकी तरफ भी आती हूँ। ये जो अनइलेक्टेड लोगों की बड़ी बहस होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपनी सफ़ों में अब रिजेंटमेंट पाई जाती है कि जो इलेक्टेड लोग हैं वो हावी हो गए हैं। ऑब्वियसली वज़ीर आज़म साहब की सवाबदीद है कि वो किसको मुशीर बनाएं, किसको मुअव्विन ख़ुसूसी लगाएं, लेकिन ये बहस किस हद तक जायज़ है? अब क्योंकि पेट्रोल के हवाले से इस बहरान का जिक्र हुआ है, तो जो मुशीर हैं उनके नदीम बाबर साहब, कल उन्होंने बहुत खूबसूरती से सारे का सारा जो मलबा है इस कीमत के बढ़ जाने का वो वज़ीर आज़म साहब पर डालने की कोशिश की। क्या कहा, ज़रा सुनाइएगा। मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं है, मैं सिर्फ एडवाइस देता हूँ। कभी मेरी एडवाइस एक्सेप्ट होती है, कभी मेरी एडवाइस नहीं एक्सेप्ट होती। एडवाइज़र का मकसद ये होता है, मतलब ये होता है कि जो एडवाइस प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर साहब मेरे से पूछे, मैं उसका अपनी दानिस्त के मुताबिक जो भी बेहतर समझता हूँ उन्हें जवाब देता हूँ। ये इनकी मर्ज़ी है। और बेशुमार केसेस ऐसे हैं कि मैंने कुछ एडवाइस किया और प्राइम मिनिस्टर ने या कैबिनेट ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, उसमें कोई इसमें मसला नहीं है। तो मजहर अब्बास साहब वो कह रहे हैं कि मेरा काम तो मशवरा देना है, मैं तो एडवाइस देता हूँ, और उसको मानना ना मानना वो तो वज़ीर आज़म साहब का काम है। तो अगर उनकी तरफ से एडवाइस आई भी थी कि जी पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए फी लीटर इजाफा किया जाए, तो वज़ीर आज़म साहब जो है वो मना कर देते हैं। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कहते हैं मेरे पास तो नहीं है। देखिए सादिया, शुरू में जब आपने ये बात की थी ना कि ये जो अनइलेक्टेड और इलेक्टेड का झगड़ा है, और जाहिर है ये चल रहा है पीटीआई के अंदर बड़ी शिद्दत से, जब हुकूमत बनती नहीं है और बनाई जाती है तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए, जब 88 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अपनी गवर्नमेंट, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट जो है वो पार्टी इलेक्शन जीत गई थी, तो उनको ट्रांसफ़र ऑफ पावर में कोई हफ्ता 15 दिन लगे, और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि उनसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो है एग्री करवाई जा रही थी, और अल्टीमेटली उन्होंने उन टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक गवर्नमेंट बनाई। और जाहिर है फिर एक कमज़ोर हुकूमत होती है जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस पे गवर्नमेंट्स बनाते हैं और अपनी सोल जो पावर है उसके मुताबिक गवर्नमेंट नहीं बनाते, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और अनइलेक्टेड जो एडवाइज़र्स हैं या मिनिस्टर एडवाइज़र्स हैं, उनकी तादाद बढ़ती हुई नज़र आई पीटीआई के अंदर। अब ये जो नदीम बाबर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने एडवाइस ये दी थी, तो उन्होंने ये नहीं बताया, कम से कम इस क्लिप में मुझे नहीं नज़र आया कि उन्होंने एडवाइस क्या दी थी कि पेट्रोल की प्राइसेस ना बढ़ाई जाए, ये एडवाइस दी थी उन्होंने, या जब पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो उसमें कमी की गई थी तो क्या तो ना बढ़ी होती ना बढ़ी होती। तो असल मसला पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ना या पेट्रोल की प्राइसेस कम होना नहीं है। देखिए, जब पेट्रोल की प्राइसेस कम थी जिस पे जश्न मनाया गया तो पेट्रोल नायाब हो गया, और जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी तो पेट्रोल बाजियाब हो गया। तो ये नायाब और बाजियाब के दरमियान जो चीज़ें हुई हैं, और आम तौर पे बाजियाब उस वक्त किसी शख्स को करवाया जाता है जब तावान अदा कर दिया जाए। तो मुझे तो ये लगता है कि इस पेट्रोल के क्राइसिस में तावान अदा किया गया है उन कंपनीज को, और इसी वजह से उन्हीं ऑयल कंपनीज को आपने 300 अरब जो है वो उसका फायदा पहुंचा दिया, जिनकी वजह से बहरान था, और जिनको 1 करोड़ आपने इसीलिए जुर्माना भी किया था। तो जो सलीम बुखारी साहब बात कह रहे थे, शुगर माफिया से पहले आप दवा साज कंपनियों ने क्या किया, उसके जो दवाओं की कीमतें बढ़ी, उसके बाद कोई एक्शन हुआ? जो शुगर
इवन शुगर कमीशन की रिपोर्ट के बाद जो है मामला एक मरतबा फिर जो है वो अंडर द कारपेट चला गया है। अब उसके दरमियान की, क्योंकि शुगर की कीमत तो उसी तरह है, शुगर तो हमें उसी प्राइस पे मिल रही है, बल्कि उससे भी बढ़ गई है। और अब ये पेट्रोल माफिया आ गई है, तो जब इर्द गिर्द जो है माफियाज का जोर हो। सर, वो आईपीपीज वाले मामले की इंक्वायरी होनी थी, जो पावर सेक्टर का सबसे बड़ा स्कैंडल था, वो इंक्वायरी रोक दी गई। वो कमीशन बनना था, वो मामला जो है वो रोक दिया गया। लेकिन सादिया, जो इस वक्त इसलिए इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस स्टेज पे जो ये डिरेल होती है अगर गवर्नमेंट, तो इसका 110% फ़ायदा इमरान खान को पहुंचेगा। इमरान खान एक मर्तबा एक वुंडेड लाइन की तरह सामने आएंगे, और इमरान खान में वो आज भी वो करिश्मा मौजूद है। अच्छा। और खैबर पख्तूनख्वा में आज भी उनकी, देखिए पाकिस्तान आज भी उनकी वो मेजॉरिटी मौजूद है। हमारी पाकिस्तान की डिरेल आप कहते हैं क्योंकि हुकूमत की गई या हुई तो उसका फायदा इमरान खान साहब को होगा। और आपने वुंडेड लाइन जो कहा, वो जख्मी शेर कहते हैं ज्यादा खतरनाक होता है। मैं वसीम बादामी साहब, इसी पे ये जो अभी अपोजिशन के मुतालबात हैं, जिनको आपने कहा कि हल्की फुल्की मौसीकी है और ये इसी तरीके से चलती रहेगी, लेकिन अपोजिशन जो है वो इस सूरत हाल में कर क्या सकती है? बातें तो ऑब्वियसली बहुत हो रही हैं। क्या वाकई आपको लगता है कि आगे चल के ये जो APC बुलाने की बात है और ये PTI के अपने लोगों के जो खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे भी कि फ़लाँ की फ़लाँ से मुलाकात हो गई और एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश की जा रही है, किसी चीज में उनको कामयाबी आपको लगता है हो पाएगी आने वाले दिनों में? देखिए, मुझे बहुत हैरत होगी अगर उनको इस अंदाज से कामयाबी हो पाए, अगर हम इस वक्त कामयाबी का पैमाना ये बना रहे हैं कि जनाब उलटने में वो कामयाब होते हैं नहीं होते। अच्छा, ऑपोजिशन इस वक्त कर क्या सकती है? ऑपोजिशन में मैं 10 और बातों पर तो ऑपोजिशन में तनकीद कर सकता हूँ, लेकिन इस बात पे फ्रेंकली मैं ज्यादा तनकीद नहीं कर रहा कि ऑपोजिशन इस वक्त जो कर सकती है वही कर रही है। देखिए, लोग ये कहते हैं ना कि यार एक खान की ऑपोजिशन होती थी, वो जलसा जुलूस, ये रैलियां, ये वो। हाँ, ईमानदारी से बताइए, क्या खान साहब की उस वक्त जो ऑपोजिशन में थे, उनकी सभों में बैठे हुए किसी शख्स को डर होता था कि अगर मैंने उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ 3 तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले केस खुल जाएगा? तो भाई बड़े मामला मुख्तलिफ हैं। क्या उस वक्त किसी को डर होता था कि मैंने 5 प्रेस रिलीज जारी कर दी तो छठी प्रेस रिलीज से पहले जो है वो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी? तो हमें ये एक अजीब व गरीब हुस्न इत्तेफाक या हुस्न एहतमाम तो नजर आता है ना कि जो ज्यादा ओवर स्मार्ट बनता है इन्वर्टेड कमाल में, वो जो है वो उसके जो है वो फिर मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में ये शोर शराबा अपोजिशन कर सकती है, वो अपोजिशन कर रही है। मेरा ख्याल ये है कि अपोजिशन को भी इस बात का अंदाजा है, जो मदर साहब ने कहा है, कि इस स्टेज पर तो उन्होंने हुकूमत लेकर भी क्या करना है, चाहे भी तो हुकूमत हाथ में नहीं आ रही वैसे उनके, मेरा ख्याल है, क्योंकि हुकूमत के पास बहुत मजबूत सपोर्ट है इत्तेहादियों की नाराजगी के बावजूद, मैं कह रहा हूँ। लेकिन उनमें अब ये रियलाइजेशन नहीं कि अब 2 साल हो गए, 6-8 महीने बाद आधा से ज्यादा साल हो जाएगा, फिर तो वो अर्ली इलेक्शन की कोशिश करेंगे और वो देखे मामला उस वक्त हो पाता है नहीं हो पाता। नियर फ्यूचर में मुझे मुल्की सियासी मंजरनामा बस कमो बेश एक आध सुर इजाफी कमी के साथ यही माहौल लगता है मुझे बतौर मजमूए, कि वो तकरीर करते रहेंगे, तनकीद करते रहेंगे, किसी इकदाम में तारीफ हो जाएगी, तनकीद, ऐसे ही चलता रहेगा मेरे ख्याल से। सही, यानी 2 चीज़ें कि इन हालात में और जो सूरत हाल सारी पाकिस्तान के लिए जो मुश्किलात से भरपूर है, इसमें वो हुकूमत ले भी लेते हैं तो क्या करेंगे। और आपने कहा कि इत्तेहादियों से हट के हुकूमत को इस वक्त पूरी सपोर्ट है। ज़रा इस सपोर्ट पे भी बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सलीम बुखारी साहब, ये जो ब्रेक पे जाने से पहले वसीम ने बात की, अब आपको पता है ना वसीम बादामी साहब सिर्फ मासूमाना सवालात नहीं करते, वो मासूमाना अक्सर जवाबात भी दे जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि इत्तेहादियों का मामला एक तरफ, लेकिन वैसे वो जो ख़ास सपोर्ट है वो इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ है। तो अगर वो सपोर्ट है और उसके बावजूद भी हुकूमत नहीं चल रही और गवर्नेंस के मसाइल नज़र आते हैं, तो फिर किसकी गलती? वो इतना मासूम नहीं था जवाब उनका, बड़ा गंभीर जवाब था, लेकिन बाहर कोशिश करता हूँ आसान बनाने की। देखिए, सूरत हाल ये है कि जिस एस्टेब्लिशमेंट की हम बात कर रहे हैं, जिस सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, उसकी तारीख उठा के देखिए, वो हमेशा ग्राउंड रियलिटीज़ को ज़रूर सामने रखते हैं
और फिर अपने फैसले तब्दील कर लेते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि एक अहम टास्क जो दिया गया था इमरान खान साहब को, वो था 18वीं तरमीम का तिया पांचा करना। उसकी वजूहात का ये वक्त नहीं है इस वक्त, मेरे ख्याल से आपके प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं होगा कि उसके ऊपर बात की जाए कि 18वीं तरमीम तकलीफ किसको दे रही है और ये क्यों। जी मैंने कहा है, जिम्मेदारी से कहा है, अभी भी जिम्मेदारी से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि उनको टास्क दिया गया था 18वीं तरमीम का, उनको तो ख्याल भी नहीं था ये 18वीं तरमीम क्या होती है। उसकी वजूहात जो है वो ये है कि एक तो सारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं ये सूबों के पास चले गए और बैंक जो फेडरेशन है वो एक तरह से यानी बैंकरप्ट हो गई है, और इसका इजहार इमरान खान साहब मुतअद्दिद बार फरमा चुके हैं। और दूसरी बात ये कि वो असम्बलियों को तोड़ने का इख्तियार, वो हुकूमत की छुट्टी कराने का इख्तियार अब प्रेसिडेंट के पास नहीं है। ये दो बड़े की इश्यूज़ हैं। फाइनेंस कमीशन को छोड़ दीजिए आप, ये किसको सूट करते हैं किसको नहीं सूट करते हैं। मेरे साथ जो दोनों मेहमान बैठे हैं बशमूल आपके जो मेज़बान हैं, सबको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, इससे आगे नहीं जाऊँगा। दूसरी बात यह है कि जो सपोर्ट है इस वक्त, जो इत्तेहादी थे, अगर वो सपोर्ट ना दिलवाई होती इस्टेब्लिशमेंट में तो हुकूमत बनती ही नहीं। किसी को अगर इसके बारे में दूसरी राय है तो मुझसे डिबेट कर लीजिए। तो ये जो है ना, ये वेरिएबल होती है। ये नहीं होता कि वो सपोर्ट एक दफ़ा दे दी मुख्तलिफ हल्कों ने और उसके बाद आपको छुट्टी, आप फिरौन बन जाए, जो मर्जी कर लें। अपने कुछ अहदाफ हासिल करने होते हैं, वो ना हो तो चेंज ऑफ माइंड में एक मिनट भी नहीं लगता। मैं आप इसकी मिसालें हमारे सामने हैं, दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं अपने ख्यालात में बिल्कुल क्लियर हूं, मुझे कोई इबाहम नहीं है। मेरे ख्याल से सूरत हाल इस बात की मुतकाजी है कि इमरान खान साहब बैठ के सर झुका के सोचें कि उनके साथ क्या क्या हो सकता है। वो कोई अफलातून नहीं है जिनका कोई बदल नहीं है। बदल बनाते हुए 2 मिनट लगते हैं, हमारी तारीख में बने हैं कई बदल। नवाज शरीफ साहब बदल नहीं थे। सही है ये बात, यानी पहले की कि अभी फिल वक्त अगर बात करते हैं जो मौजूदा हालात हैं उसमें आपने जैसे कहा था कि ऑप्शन कोई नजर आता नहीं है, और लेकिन ऑब्वियसली ये भी नहीं कहा जा सकता कि हर कोई जो है वो हमेशा के लिए तो ऑब्वियसली नहीं बैठा हुआ कोई भी इस कुर्सी पे। लेकिन मज़हर अब्बास साहब, ये जो बात की जाती है, ये ऑपोजिशन भी बड़ा एक तरीके से ना डराती है इमरान खान साहब को और उनकी जमात को, और वो कहती है कि जी आप हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, हम हमारे साथ जो हुआ है उससे ज़रा सबक हासिल करें और आप देखें कि ये मामलात ऐसे ही नहीं रहते सदा, ये तब्दील हो जाएंगे। और वो एहतसाब का भी बड़ा उनको कहते हैं कि ये आज हमारा एहतसाब हो रहा है, कल को आप हमारी जगह पर होंगे। तो इमरान खान साहब को करना क्या चाहिए एक ऐसे वक्त के अंदर जब उनके लिए व्हाटएवर वो जो भी रीजनिंग और लॉजिक से वो बात करने की कोशिश करें कि जी माजी में ये था और इकॉनमी ऐसी थी, लेकिन फिल वक्त अभी के मौजूदा हालात अगर आप देखें तो चीज़ें बेहतर नहीं हैं, ख़ुसूसी तौर पर मईशत के हवाले से। तो वज़ीर आज़म क्या करें, उनके ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, एक तो ये कि 2-3 दिन के लिए दोबारा नथिया गली जाएं और नथिया गली में वो बैठ के सोचें, जिस तरह सलीम बुखारी साहब कह रहे थे। नहीं, अब तो इस्लामाबाद में भी आज बारिश हुई है, यहाँ का मौसम भी अच्छा है। देखिए, मुझे इस चीज़ पे गौर करें हमारे दोनों साथी और आप भी, कि आज चौधरीज का डिनर पोस्टपोन क्यों नहीं हुआ। और जिस शुरू में जिस सोर्स की मैं बात कह रहा था, उसने ये कहा कि मैंने उन लोगों से पूछा कि ये डिनर पोस्टपोन तो नहीं हो रहा चौधरीज का, तो उन्होंने कहा नहीं, ये उनको कहा गया है कि डिनर पोस्टपोन नहीं होगा, आप डिनर करें। तो अगर उन्होंने इस वक्त इमरान खान को एक स्ट्रॉन्ग शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखानी होती तो वो कोई ऐसा मसला नहीं था, वो कोई ऐसा डिनर नहीं था। वो नॉर्मली हर साल चौधरीज जो है वो इस तरह के डिनर करते हैं बजट सेशंस के दौरान, ये कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा। लेकिन ये हो सकता था कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चौधरी परवेज़ इलाही को फ़ोन करते और चौधरीज जो है, अच्छा फिर ये कि ये बिल्कुल वैसा निजी किस्म का डिनर था, तो अगर ये डिनर की खबर आप नहीं भी रिलीज़ करते तो ज़्यादा बेहतर होता चौधरीज। लेकिन ये डिनर की खबर रिलीज़ करवाई गई, ये इम्प्रेशन बनाया गया कि 2 इत्तेहादी जो है वो मुख्तलिफ डिनर्स कर रहे हैं। और वो डिनर के हवाले से बहुत पहले किसी ने कहा था कि कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। ये जो हमारे यहाँ इस वक्त जो टसल चल रही है, इमरान खान को सिर्फ ये चाहिए कि उन्होंने अपने इत्तेहादियों को, देखिए इत्तेहादी कोई नज़रियाती सियासत नहीं कर रहे, कोई नज़रियाती बुनियाद पे इख्तलाफ नहीं कर रहे, उनके मामलात को संजीदगी से लें,
ऑपोजिशन के दरमियान ऑपोजिशन के लिए कोई कॉन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स के बजाय इमरान खान को खुद चाहिए कि ऐसे मामलात पे जो कौमी मामलात हैं, जिस तरह जैसे भारत वाला इशू है, जो है टेररिज्म वाला इशू है, दीगर मामलात हैं, उस पर कोई हर्ज नहीं है कि प्राइम लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन से बात नहीं कर सकता। उससे हटके के जी वो जो केसेस चल रहे हैं, किसी केसेस में इमरान खान किसी दबाव को शिकार नहीं, लेकिन पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाना ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है, और यही चीज़ इमरान खान को समझने की ज़रूरत है। सही। अच्छा, ये पॉलिटिकल टेम्परेचर ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात ही ये है कि वो इस चीज़ पर ही नहीं आते हैं। जैसे आपने कहा कि वो अगर फ़ोन करते चौधरी परवेज़ इलाही को, ये शायद वो चीज़ें जो इमरान खान साहब के लिए बहुत मुश्किल चीज़ें हैं कि इनिशिएट करना, जो कि हुकूमत का काम होता है, अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड रखना और बहुत सारे मामलात जो हैं इफ़हाम व तफ़हीम के साथ लेकर चलना। अब वसीम, मुझे ये बताइएगा कि आपको कहीं पर लगा जो वज़ीर आज़म साहब बड़े अरसे के बाद जो कौमी असम्बली में आए और उन्होंने तकरीर की, अपोजिशन भी खामोश बैठी रही, वज़ीर आज़म भी तकरीर करते रहे, फिर दरमियान में उनके कुछ जुमले ऐसे भी थे जहाँ पर उन्होंने अपोजिशन को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि भाई नैब, न्याजी, जो भी वो गठजोड़ की बात करते हैं, नेक्सस का आप जिक्र करते हैं, मेरी आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। कहीं ना कहीं उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो ऑलिव ब्रांच ऑफर कर रहे हैं। आपको लगा कि वो अंडर प्रेशर हैं इसलिए ये सब कर रहे हैं? मतलब मुझे ये जरूर लगा कि मतलब एक तो उन्होंने अपने मिजाज से हटकर वो जारी बातें थी, वरना तो जाहिर है हम उनका मिजाज जानते हैं, और मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा कि हमें ये होना चाहिए। और इसकी इंटरप्रिटेशन अगर ये हुई है कि थोड़ा सा अंडर प्रेशर है, तो मेरी अपनी ये राय जरूर है कि हाँ, खान साहब ने पिछले कुछ दिनों में अपने आप को थोड़ा प्रेशर में फील किया है, क्योंकि ये बात तो उनको भी नजर आ रही है ना कि बहरहाल गवर्नेंस के एतबार से चीजें आइडियल तरीके से चल नहीं रही हैं। और अगर खान साहब, मैं तो कहता हूँ, प्रेशर में आकर ये रियलाइज कर लेते हैं कि कुछ मामला में अपोजिशन को भी साथ लेकर चलना चाहिए, बल्कि हर मामले में। और जब हम साथ लेकर चलने की बात करते हैं तब हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप ये कहें यार कल तक तो मैं उसको करप्ट समझता रहा, आज मैं उसको फरिश्ता कह रहा हूँ। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कल तक तो डकैत था लेकिन आगे बहुत शामिल है, नहीं कह रहे। अच्छा, ये तो आप कर चुके हैं, पंजाब का वजीर आला बनाया आपने उसको, आपकी नजर में जिसको आप कहते हैं चपरासी रखूंगा, आपकी कैबिनेट के वजीर है, तो ये तो आप कर चुके हैं। तो यहाँ तो हम कह रहे हैं कि अपनी पोजीशन भी ना तब्दील करें। लेकिन मसलन कोरोना जैसे मामले पर कितना अच्छा हो कि इमरान खान साहब जब टाइगर फूड्स की बात करें तो वो कहें कि मेरी नजर में जरदारी साहब उतने ही बड़े हैं करप्ट आदमी, और शहबाज शरीफ साहब के बारे में मेरी वही पोजीशन है। लेकिन एक कोरोना का मामला है, मेरी फॉर्म का मामला है, चाहे पीपल्स पार्टी का वर्कर हो या नून का वर्कर हो, सब मेरे बच्चे हैं। मैं इस कौम का वजीर आजम आपकी तरह होता भी कहा था, सब मिलकर लड़ेंगे इससे, कितना अच्छा हो जाए, क्यों नहीं कर सकते। सही, ये वजीर आजम को करना पड़ेगा। जो आपको लगता है पिछले कुछ दिनों में कहीं ना कहीं उनकी बातों से ऐसा लगा कि वो शायद अंडर प्रेशर आने की वजह से कर रहे हैं। आई हैव टू वाइंड अप है, टाइम मेरे पास अनफॉर्चुनेटली खत्म हो गया है। वसीम बादामी साहब, मजहर अब्बास साहब, सलीम बुखारी साहब, आप तीनों का बेहद शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।